नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पंकज सिंह मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 24Q टीडीएस क्वार्टरली ऑनलाइन करने से पहले आप एक एक्सेल शीट है वो तैयार करेंगे। एक्सेल शीट तैयार करने का उद्देश्य ये रहेगा कि जब हम आरपीयू के अंदर या जिस 24Q के क्वार्टरली सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटा को पेस्ट करेंगे, अगर पहले हम एक्सेल शीट तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से हम डेटा को कंट्रोल सी के माध्यम से कॉपी करेंगे और फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कंट्रोल वी के माध्यम से हम वहां पे पेस्ट कर देंगे, ताकि हमें उसको तैयार करने में है वो कम से कम है वो समय लगे। वैसे अगर ये एक्सेल शीट अगर आपके पास में तैयार है तो आप है क्वार्टरली है वो 5 मिनट के अंदर है वो प्रिपेयर है वो करके सबमिट है वो कर सकते हैं। वैसे एक्सेल शीट तैयार करने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत भी रहेगा इसमें और मेरा एक अनुभव भी रहेगा, क्योंकि हम पहले इस एक्सेल शीट को तैयार कर लेते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना है वो नहीं बचती है। वो उसकी जो होगी वो शून्य हो जाती है, गलती की होने की संभावना है वो जीरो के बराबर हो जाती है। क्योंकि इस यहाँ हमें जो डेटा फिट करने रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करने हैं, और वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास में यहाँ आके वो कलेक्ट हो जाएंगे वो डेटा। और यहाँ से आपको फिर है वो कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और उस सॉफ्टवेयर में जाके आप कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। तो इसके साथ आप 5 मिनट के अंदर ही आप 24Q क्वार्टरली है वो तैयार कर सकेंगे। और पहले अगर आप ये देख लेते हैं वीडियो और इसमें एक्सेल शीट तैयार करने का देख लेते हैं आप, तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि मैं इसको ऑनलाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और आपको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ऐसा काम है वो कर सकता हूँ। और ये एक्सेल शीट है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, तो ताकि वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद डेटा जो फिल करने का तरीका रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि डेटा इसमें किस प्रकार से फिल करना है वो रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है टीडीएस क्वार्टर वन रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो क्वार्टर वन है, तो ये हम बात कर चुके हैं कि क्वार्टर वन कौन सा होगा, क्वार्टर टू कौन सा होगा, और इसमें कौन कौन से महीने हैं वो शामिल करते हैं। जैसे क्वार्टर वन के महीने में आप शामिल करेंगे अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीनों का जो क्वार्टर होता है, 3 मंथ का जो समूह होता है, ये एक क्वार्टर फर्स्ट में आएगा। इससे अगले वाला है वो क्वार्टर सेकंड में आएंगे। तो जैसे ही अप्रैल, मई और जून की का ये तीनों महीने की सैलरी है वो अपने यहाँ आ जाएगी, और अपने पास में इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट तीनों मंथ की आ जाएगी। तो उसके बाद में हम किस प्रकार से डेटा है वो करेंगे। आप इस शीट के अंदर हर मंथ है, जैसे ही अप्रैल मंथ में सैलरी खत्म हुआ, अप्रैल का महीना मई का चालू हुआ, तुरंत इसमें डेटा को फिट कर लेंगे आप। मई का कंप्लीट जैसे ही हुआ था तो फिर ये फिट कर लेंगे। ये कैसे फिट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अप्रैल का महीना है, तो यहाँ अप्रैल का महीना आप मंथ कौन सा लेंगे, तो इस पे चलते हैं अपन, ये देखते हैं अब महीना आप कौन सा लेंगे। सबसे पहले आप पे मैनेजर की साइट पे जाएंगे। पे मैनेजर की साइट पे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा के, कैप्चा लगा के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही ये इस पेज पे आ जाएंगे आप, और यहाँ देखिए रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में जाने के बाद वीडियो रिपोर्ट्स, और यहाँ जाने के बाद में एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट इसमें जाएंगे, और यहाँ फिर तुरंत आगे खुलेगा इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट। इस पे आप चले जाएंगे। यहाँ जाते ही इनकम टैक्स रिपोर्ट वाला ये फॉर्मेट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो मंथ का सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, इसमें जैसे हम क्वार्टर फर्स्ट है ये कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा, देखिए दोबारा देख लीजिए। क्वार्टर फर्स्ट जैसे हमें अप्रैल का महीने का चाहिएगा, मई का चाहिएगा और जून का डेटा चाहिएगा। 3 मंथ का जैसे ही डेटा अपने पास में आ जाएगा तो हम क्वार्टर वन है वो अप्लाई कर देंगे। क्वार्टर सेकंड अप्लाई करने के लिए अपने पास में जुलाई, अगस्त और सितंबर का डेटा अपने पास होने चाहिए। तो एक बार इसको आप देख लेंगे। बाकी इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊं वैसे आप फॉलो कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे मार्च का महीना है, मार्च 21 कर रखा है, तो मार्च 21, तो आप क्या करेंगे, अप्रैल 21 टू अप्रैल 21, ये सेम सेम करेंगे, अप्रैल 21 टू अप्रैल 21। तो आपके पास में यहाँ आज के साथ ग्रुप नेम के साथ छेड़छाड़ी नहीं करें, और सैलरी नॉन सैलरी में आप सैलरी पे करने के बाद में इसको यहाँ पे शो रिपोर्ट पे आप वो क्लिक कर देंगे। तब क्या होगा कि आपके पास में जो रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड होके आएगा, कि नीचे इस प्रकार टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट है वो डाउनलोड होके आएगा इस प्रकार का। तो वो रिपोर्ट जो डाउनलोड होगा
उसके अंदर क्या ये रहेगा कि अप्रैल महीने के अंदर आपने पे मैनेजर पे कुल कितना डेटा है वो डिडक्ट किया है, वो टैक्स कितना काटा है आपने, ये सारी रिपोर्ट है वो निकल के आपके सामने आ जाएगी। ये सभी ग्रुप की रहेगी अप्रैल मंथ की, पूरे ऑल ओवर पे मैनेजर से। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जितना भी डेटा जो आता है ऑल ओवर टैक्स जो आया है, जैसे अप्रैल महीने में 40,250 रुपये आ गया, तो आप इस डेटा को है एक्सेल शीट में फिट है वो कर लेंगे। तो चलते हैं हम। जैसे ही अप्रैल मंथ में अपने को पता चला कि हाँ हमारा जो टैक्स डिपॉजिट डिपॉजिट हुआ है 40,250 रुपये, ये कर देंगे आप। उसके बाद में मई मंथ का सेम वही प्रोसेस रहेगा, वहीं पे मैनेजर पे जाएंगे। जैसे ही मई मंथ, ध्यान रखें, मई मंथ कंप्लीट होने के बाद में, जैसे अप्रैल का आपने डेटा निकाले हैं, तो अप्रैल का डेटा निकलेगा 1 मई के बाद में, आप कभी भी अप्रैल का डेटा है वो निकाल सकते हैं। मई मंथ का डेटा निकालेंगे तो वो मई मंथ के बाद में निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेट, अमाउंट, डिपॉजिट, ये ट्रेजरी है। जो आप डेटा डिडक्ट करते हैं उसको ट्रेजरी है वो चालान के माध्यम से सीपीसी में जमा करवाती है। हो सकता है उसको 1-2 दिन उसको डिपॉजिट करवाने में लग जाए, लेकिन आपकी पे मैनेजर रिपोर्ट है वो आप तुरंत ही 1 तारीख को डाउनलोड हो कर सकते हैं। तो ये जो डिपॉजिट की जो डेट होगी वो यहाँ से जो ऑल ओवर टैक्स होगा वो आपको इसमें हर मंथ का, अप्रैल का है वो आपको 1 मई से पता चल जाएगा कितना वो जमा कर देंगे, मई का आपको जून में पता चलेगा और जून का आपको जुलाई में पता चलेगा। तो ये तो ऑल ओवर टैक्स है वो आप जमा कर लेंगे। इस प्रकार से टैक्स का अमाउंट है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आता है रिसिप्ट नंबर। ध्यान रखिए ये रिसिप्ट नंबर आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम जो टीडीएस के पोर्टल के ऊपर जो आईडी हम बनाए थे, उस आईडी से अपने को पता चलेगा। और इस आईडी के लिए एक अपना जो पार्ट है वो ई फिलिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का हमारा बचा हुआ है। उसका कारण ये है कि मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कोई आईडी नहीं है। अभी क्वार्टर 4 का जो है वो फिलिंग का महीना चल रहा है, तो 30 तारीख तक जैसे ही मई तक क्वार्टर 4 था वो कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद में हमारे पास जैसे डिडक्टर कॉपी आएगी, तो हम किसी कार्यालय की आईडी को फॉरवर्ड करके आपको ई फिलिंग का जो डेटा है वो किस प्रकार से फिट करेंगे, वो मैं आपको वीडियो है वो जारी कर दूंगा। क्योंकि वीडियो 3 है वो अपन का उसका ई फिलिंग के लिए अपन अलग से रखेंगे। अभी ये जो ई फिलिंग ये अक्सर का जो रहेगा अपना, तो ये वीडियो 4 के नाम से बना रहे हैं अपन, तो वीडियो 3 हम जब बनाएंगे वो जैसे अपने पास में स्क्रीनशॉट है वो आ जाएंगे, तो मैं वो ई फिलिंग की आईडी भी आपको बता दूंगा। उसमें 2-3 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा उसमें इतना और नहीं है। जो मेन जो काम था वो हम करके आ चुके हैं। तो रिसिप्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? रिसिप्ट नंबर आपको लेने के लिए क्या रहेगा कि जब हम आईडी को फॉरगेट करेंगे, हमारे पास में यूजर आईडी आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा और 10 नंबर ऑफ डिडक्टर आ जाएगा हमारे पास में। तो हम यहाँ से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही इस प्रकार से ट्रेस के पोर्टल के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, और वहां आप देखेंगे कि यहाँ आपकी वेलकम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, आपके स्कूल का नाम, यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा। और नीचे यूजर लॉगिन डिटेल भी आपको दिखा देगा, आपका 10 और पैन नंबर जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे पे मैनेजर का सरफेस से अपन पेज देखते हैं, इसी प्रकार से ये टीडीएस का पेज होता है, वेलकम पेज है ये। तो यहाँ आपको सारे ऑप्शन रहेंगे, और इन ऑप्शन का कैसे कैसे आप यूज करेंगे वो हमें आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे। तो जैसे ही पेज पे पहुंच जाएंगे आप, तो देखिए इसमें यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो डाउनलोड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आएगा व्यू योर बिन। बिन का मतलब है बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये टीडीसी सीपीसी ये कहेगा आपको कि यू आर अबाउट टू नेविगेट टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। ये अलग आपको वेबसाइट पे, बाहरी वेबसाइट पे आपको लेके चलाया जाएगा। तो आप इस ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको ऑनलाइन सर्विसेज .in.egov.nsdl.com की साइट पे आपको लेके चला जाइए जाएगा। आप इसी साइट के ऊपर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो इसको का जो साइट का जो लिंक रहेगा, जैसे आपके पास में अभी आपने आईडी नहीं बनाया है, तो इसको आप लोग मैं आप क्या क्या करूंगा कि इसका जो आईपी एड्रेस है इसको निकाल के मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट है इसकी टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सिस्टम पे आप है वो पहुंच जाएंगे। ये क्या काम करेगा, यहाँ से जो हमें जो जानकारी जो मिलनी है, रिसिप्ट नंबर है, जीडीओ सीरियल नंबर है, चालान अमाउंट की जो रहेगा, जो भी हम एक्सेल शीट पर डेटा तैयार कर रहे हैं वो डेटा यहाँ से उठाने वाले हैं हम। कौन कौन से डेटा उठाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप अपने कार्यालय का 10 नंबर डालेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में आप हम क्या करते हैं, 24 क्यू का है वो ऑनलाइन करते हैं।
इसमें अलग-अलग टाइप दिया हुआ है, तो आप 24 क्यू सिलेक्ट कर लें या फिर ऑल टाइप सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन रहता है 24 क्यू वाला, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर, एआईएन नंबर, ये आपको आपके पास नहीं होगा ये, क्योंकि हर जिले की ट्रेजरी का ये अलग-अलग होता है। तो ये अकाउंट्स का नंबर किस प्रकार से क्या-क्या होता है, इसका मैं पीडीएफ है हमारे मेरे पास में, वो पीडीएफ मैं डाल दूँगा। मैं अभी एक बार दिखाता हूँ आपको क्या है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे एआईएन नंबर दिए हुए हैं, अकाउंट ऑफिस का नेम दिया हुआ है और ये एड्रेस दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस पीडीएफ के अंदर टोटल कुल 48 राजस्थान की सारी ट्रेजरी हैं, जितनी भी ट्रेजरी हैं, सभी ट्रेजरीज के इसमें एआईएन नंबर है वो दिए हुए हैं। तो एक बार आपको निकालना है, उसके बाद में आप जैसे एक्सेल शीट में फिट कर लेंगे, आपको यहाँ डेटा है वो याद हो जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और आप अपने जिले का जो भी है आप ढूंढना चाहें तो वो ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे, आप कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करेंगे और यहाँ आप जैसे हमारे झुंझुनू का देखना है तो हम यहाँ पे झुंझुनू प्रेस कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये ट्रेजरी ऑफिस झुंझुनू। तो इस प्रकार से ये ट्रेजरी कहाँ पे है, ट्रेजरी ऑफिस कलेक्ट्रेट कैंपस झुंझुनू राजस्थान, ये इस प्रकार है। ये मोबाइल नंबर है। तो देखिए 10 14 366 ये हमारी झुंझुनू ट्रेजरी का एआईएन नंबर है। तो इसके माध्यम से हमें ये डेटा है, ये नंबर चाहिएगा, क्योंकि इस बिना नंबर इस नंबर के अभाव के अंदर हमें 24 क्यू के अंदर डेटा को वो सर्च है वो नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने जिले का जो भी आप आपके जिले से बिलोंग करते हैं आप, उसका तुरंत डेटा आप यहाँ पे लगाएंगे और आप इसमें सर्च कर लेंगे। जैसे हमें चूरू का देखना है तो CHUR चूरू लगाएंगे आप और यहाँ पे तुरंत आप देख लेंगे कि जो चूरू की जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी चूरू, ट्रेजरी ऑफिस से कलेक्टेड में है ये। तो यहाँ के नंबर है 10 14 123। इस प्रकार से पूरे जिले के, पूरे राजस्थान की है ये। 48 के 48 पूरी ट्रेजरी के इसमें दिए हुए हैं, 2 पेज के अंदर है ये। तो आपकी जो भी ट्रेजरी आपको लगती है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर इसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप ट्रेजरी से संपर्क करके वहां उनसे एआईएन नंबर है वो पूछ सकते हैं कि हमारा एआईएन नंबर है वो क्या होता है। क्योंकि कई जिलों के अंदर, जैसे जयपुर है, वहां पे 3 4 ट्रेजरी हैं, जोधपुर के अंदर भी ट्रेजरी अलग अलग है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे यहाँ पे कि आपकी कौन सी ट्रेजरी है वो लगती है, तो ये आपको पता है वो चल जाएगा। जब तक आपका एआई नंबर सही नहीं होगा तब तक आप डेटा भी है वो वहां से कलेक्ट है वो नहीं कर सकते। हम चलते हैं दोबारा एक्सेल सीट के ऊपर। तो ये ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एआईएन नंबर है, आप हम उसे एक्सेल सीट के माध्यम से, उसे अपनी पीडीएफ के माध्यम से है वो आप हम निकाल लेंगे। उसके बाद में मंथ ऑफ 24G फील्ड, यहाँ पे महीना है, आप एक महीने का भी आप देख सकते हैं। हर महीने का आप जैसे चेक कर लें और एक्सेल शीट में फिट कर लें, या आप 3 महीने का एक साथ भी इसमें डेटा है वो देख सकते हैं। ध्यान रखें कि ट्रेजरी में इसमें आप देखेंगे महीने का, तो जैसे अप्रैल मंथ का है, तो अप्रैल मंथ का आप लगभग 10 तारीख के बाद देखें, क्योंकि ट्रेजरी है जो भी हमारा टैक्स डिडक्ट करती है उसको वो ट्रेजरी भी चालान के द्वारा है वो जमा करवाती है, तब जाके हमें रिसिप्ट नंबर मिलते हैं। तो ये तुरंत 1 तारीख को नहीं मिलेंगे आपको। हर महीने की 10 तारीख के बाद में आप जैसे ही डेटा को चेक करेंगे तो वो आपको डेटा यहाँ पे दिखा देगा। 10 नंबर आप लिखेंगे, यहाँ पे 24 क्यू वाला करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, या नंबर लिखेंगे और आप 1 मंथ का भी देख सकते हैं और 3 मंथ का भी देख सकते हैं। जैसे क्वार्टर फर्स्ट में हम देखेंगे अप्रैल, मई और जून का देखेंगे, तो वो तीनों मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा जो है जिस प्रकार से कैपिटल लेटर में आप लिख के व्यू बिन आप डिटेल है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने तुरंत है वो डिटेल है वो निकल के आ जाएंगे। इस प्रकार से ये डिटेल है वो निकल के आएंगी। यहाँ पे लिखा होगा जनवरी 21 टू मार्च 21 है, जैसे फोर्थ क्वार्टर अपने किया था, तो ये फोर्थ क्वार्टर का मेरा स्क्रीनशॉट था वो निकाला हुआ है। तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर आ जाएगा। एआईएन नंबर जो हम बात कर रहे थे, अगर आपके एआईएन नंबर गलत है तो ये आपको ट्रेजरी का नाम यहाँ पे शो नहीं होगा। तो तुरंत एआईएन नंबर लगाएंगे तो तुरंत ये ट्रेजरी का बता देगा कि भाई हाँ आपका जो टैक्स है वो किस ट्रेजरी के माध्यम से जमा हुआ है। तो झुंझुनू ट्रेजरी के नंबर है 10 14 366, एओ नंबर है। अकाउंट ऑफिस का नाम आ गया ट्रेजरी ऑफिस झुंझुनू। अब यहाँ पे जो डिटेल है बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बीआईएन नंबर है, उसके अंदर देखिए एक तो रिसिप्ट नंबर होता है, एक डीडीओ सीरियल नंबर होता है और डेट, मंथ और ईयर। ये हमेशा ध्यान में रखना आपको, हर महीने की एंड तारीख होती है। जैसे अप्रैल के महीने की एंड तारीख थी, जैसे जनवरी महीने की एंड तारीख थी 31 जनवरी, फरवरी का था 28 फरवरी और मार्च की थी 31 जनवरी। तो ध्यान में रखना है कि डेट हमेशा जो होती है
जो इसका टैक्स जमा कराने का रहेगा वो उस महीने की लास्ट तारीख होती है। तो ये लास्ट तारीख हमें एक्सेल शीट के अंदर भी फिट करना रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना कि हर महीने की लास्ट तारीख होती है। उसके बाद में जैसे नेचर ऑफ पेमेंट किस प्रकार से जमा हुआ है, टीडीएस सैलरी फॉर्म 24Q के माध्यम से हमारा टैक्स है वो जमा हुआ है। तो यहाँ जो अमाउंट है वो आप किस प्रकार रखेंगे कि हर महीने का, जैसे आपने पे मैनेजर के थ्रू अपने जो इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट है वो डाउनलोड करी थी, तो उसमें ऑल ओवर ग्रोस टैक्स की अमाउंट जो हमारे को मिली थी, तो वो ग्रोस टैक्स की अमाउंट आप इससे खाली जो ब्लैंक डिब्बा दिखाई दे रखा है बॉक्स में आप लिखेंगे और चेक बॉक्स पे आप मार्क कर देंगे। उसी प्रकार से अगले महीने का, अप्रैल का तो अप्रैल का लिख देंगे, मई का लिख देंगे और जून का लिख देंगे, और तुरंत तीनों को चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे और वेरीफाई अमाउंट करेंगे इसमें। जैसे ही वेरीफाई अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन का अलर्ट आएगा। अगर ये जो अमाउंट आपने लिखी है वो अमाउंट अगर गलत है तो ये अमाउंट है वो मिसमैच हो जाएगी, मैच नहीं होगा, ये मिसमैच हो जाएगा। और ये जैसे ही अमाउंट अगर मैच कर जाता है, वेरीफाई अमाउंट हमारा जो मैच कर जाएगा तो अमाउंट है वो मैच हो जाएगी, ताकि अपने को पता चलेगा कि जो पे मैनेजर से हमने रिपोर्ट डाउनलोड किया है और ये रिपोर्ट है हमारे पास में, जो एक्सेल शीट का जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है वो नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे अमाउंट में 1 रुपए का भी अंतर आ जाएगा तो ये अमाउंट है ये मैच है वो नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ग्रोस जो सैलरी, ग्रोस अमाउंट जो हमने पे मैनेजर से डाउनलोड करी थी, इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट, उसके माध्यम से हम अमाउंट को ले लेंगे, हर महीने की ग्रोस अमाउंट को ले लेंगे और उसमें चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे और वेरीफाई अमाउंट को कर देंगे, ताकि अमाउंट मैच का हमारे पास में आ जाएगा। तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जो हमारा टैक्स है वो कितना कितना टैक्स है वो जमा हुआ है। तो यहाँ जो अमाउंट जो मैच हो वो अगर आप क्या करेंगे, एक्सेल शीट के अंदर हर महीने के टीडीएस में आप है वो लिख लेंगे वहां पे। तो हमारे पास वो आ गया। उसके बाद में रिसिप्ट वाला कॉलम था, तो यहाँ पे तीनों महीने के रिसिप्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। रिसिप्ट नंबर के बाद में डीडीओ सीरियल नंबर, ये आपको एज इट इज 00 है तो 00 जो भी लगा हुआ है जिस प्रकार से एज इट इज है वो आपको लिखना रहेगा। आप ये मत कहें कि इसके पहले 3 0 लगे हुए हैं, उसमें 1 2 है तो मैं 1 2 ही लिख दूं। तो जो भी एज इट इज है आप वैसा का वैसा है कॉपी पेस्ट हम वो कर लेंगे। मंथ है तो यहाँ पे जो डेट दी हुई है आप सेम टू सेम डेट को है अपनी एक्सेल शीट में फिट करेंगे। तो यहाँ हमें जो रिसिप्ट नंबर है वो मिल गए हैं, डेट अमाउंट डिपॉजिट वो मिल गया है, डीडीओ के सीरियल नंबर यहाँ पे मिल गए हैं। तो जो सीरियल नंबर जो रहेगा, 3 0 लगा, 2 0 0 लगा के 65543 है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। मैंने इस एक्सेल शीट के अंदर ये पहले से फॉर्मूला फिट कर रखा है, ताकि पहले अगर आप जीरो लगाएंगे तो वो भी आपको शो होगा यहाँ पे। तो आप इस एक्सेल शीट को ले लें काम पे, अन्यथा कई बार क्या होता है कि अगर आप जीरो जैसे यहाँ पे लगाएंगे, 2 0 लगा के आप 7 7 लगाएंगे तो ये 77 ही होगा, यहाँ पे 77 होगा, ये जीरो को ये खत्म कर देगा। लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या किया कि फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, तो इसको मैंने किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 0 0 पहले लगाएंगे तो यूं का यूं आपको आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है वो नहीं है। मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक एडजस्टमेंट ये आएगा इसमें। तो और ये जो कॉलम है वो हमारा जो 24Q का क्वार्टरली का हम एक्सेल के ऊपर सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उसमें रहेगा। तो वहाँ येस और नो का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ हमें येस का ऑप्शन ही सिलेक्ट है वो करना रहेगा। AIN नंबर है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, वो आप वहां से ले लेंगे। जो आपने बात करी उस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, अपनी AIN नंबर है वो हमारे पास है वो आ जाएंगे। इस प्रकार से जो मास्टर डेटा का जो कॉलम है टीडीएस क्वार्टर 1 रिटर्न का, ये आपके पास में होना चाहिए। इससे आप पहले तो ये आपको काम आएगा कि चालान की डिटेल हम आपके पास में होनी चाहिए। तो हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, उसमें एक चालान डिटेल का कॉलम आएगा, उस चालान डिटेल में सिर्फ 3 चालान है हमारे। अप्रैल के चालान की अमाउंट है 40,250 रुपये, उसका रिसिप्ट नंबर कब जमा कराया है, महीने की एंड तारीख को, डीडीओ का सीरियल नंबर मिल गया, ये आपका मोड ऑफ डिपॉजिट का ये रहेगा, ये आ जाएगा, और AIN नंबर, ये सारा का सारा हमारे पास में आ गया है डेटा। तो ये आपके आ गया है। अब इससे अगला नेक्स्ट कॉलम जो अपन बात करेंगे वो रहेगा इस प्रकार से। ये एक्सेल शीट है, नीचे आप देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग एक्सेल शीट में स्लाइड है वो इंटर कर रखी है यहाँ पे। तो आप अप्रैल मई जून ध्यान रखें, तो इसमें अलग अलग हमने बना रखी है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अप्रैल मंथ में मैं आपको समझाता रहता हूँ, उसी प्रकार से जो मई और जून का ये बनेगा। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखना है। सीरियल नंबर आपके कार्यालय में 10 कार्मिक है तो 10, 20 है तो 20, 15 है तो 15, आप सीरियल नंबर से उनको सीरियल नंबर है वो दे देंगे। उसके बाद में पैन नंबर लिखेंगे,
पैन नंबर आपको कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। फ़ॉन्ट का आप इस्तेमाल कोई सा भी कर सकते हैं इसमें आप। तो इसमें मैंने टाइम्स न्यू रोमन को फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट कर रखा है, तो आप किसी फ़ॉन्ट में कर सकते हैं। बाकी आपको कैपिटल लेटर है वो इस्तेमाल करेंगे पैन नंबर के लिए। और उसके बाद में जो एम्प्लॉय का जो नाम है वो आप इसमें लिख देंगे। ध्यान रखिए, एम्प्लॉय का नाम अगर आप गलत भी कर देते हैं, फिट कर देंगे, तो भी कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टैक्स जो डिपॉजिट होगा वो पैन नंबर से डिपॉजिट होगा। तो पैन नंबर अगर आपने गलत फिट कर दिया यहाँ पे, तो अगले की कार्मिक के 26 एएस के अंदर ये सब ये शो नहीं होगा। और आपके पास में उसका इनकम टैक्स सीपीसी से आपको ये मैसेज भी आ जाएगा कि आपने एक एम्प्लॉय का पैन नंबर है वो गलत फिट है वो कर दिया है। तो पैन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि पैन नंबर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पैन नंबर अगर आपको बाय द वे गलत भी हो जाता है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से सुविधा दी हुई है। जैसे ही क्वार्टरली प्रोसेस हो जाता है, अपने पास में मैसेज आ जाएगा वहां से सीपीसी से कि एम्प्लॉय का टैक्स वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, एक का पैन नंबर गलत है। तो आप वहां जाके इसमें एक ऑनलाइन ऑप्शन दिया होगा, हम उसको सुधार सकते हैं। उसका भी मैं बता दूंगा आप किस प्रकार से पैन नंबर में आप वो सुधार करेंगे। लेकिन हम पहले गलती करें उसके बाद वो सुधार करें, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो हम पहले ही इसको मास्टर डेटा को आप कर लेंगे और मिलान कर लेंगे उसके साथ में, क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ में, ताकि किसी प्रकार की कोई पैन नंबर में मिस्टेक वाली प्रॉब्लम ही ना हो। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम लिख देंगे आप। डेट ऑफ पेमेंट हमेशा ध्यान रखना, जिस मंथ का आप कर रहे हैं, जैसे अप्रैल मंथ का कर रहे हैं हमारे हमें यहाँ, तो अप्रैल मंथ की एंड तारीख जो भी हो, 30 हो या 31 हो, जो हमें वहां से मार्टिन के नंबर से हमें पता चला है, वहां से चालान के अंदर देखिए यहाँ पे मैंने किया है। डेट ऑफ डिपॉजिट की जो यहाँ पे डिपॉजिट 30/4 है, तो अप्रैल में 30/4 करेंगे, मई में 31/5 और 31/5 करेंगे, और जून में 30/6 है तो 30/6 ही करेंगे आप। ये इस प्रकार से आप कर लेंगे इसमें। ये महीने की एंड तारीख आ गई। डेट ऑफ डिडक्शन ये भी पूछा जाएगा, तो डिडक्शन की डेट है वो भी आप सेम टू सेम ही वही कर दें आप, कि जो डेट ऑफ डिडक्शन आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इश्यू नहीं है। लेकिन आप सेम टू सेम ही डेट है वो कर दें, यहाँ भी वही सेम डेट डाल देंगे। अब अमाउंट पेड ओब्लिक क्रेडिट डेट, अमाउंट आपने एम्प्लॉय को अमाउंट है वो कितना पेड किया है, तो ये आएगा ग्रोस अमाउंट। जैसे आपने 94,500 ग्रोस का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आप 94,500 लिख दें। तो 94,500 की जो सैलरी से डिडक्ट हुआ है उसमें टैक्स कितना हुआ, जैसे 15,000 हुआ, तो आप 15,000 फिट कर देंगे। सरचार्ज एजुकेशन सेस वगैरह अपन जीरो रहता है, अपन इस प्रकार का किसी प्रकार का सैलरी से कोई डिडक्ट है वो नहीं करते हैं, तो इसमें 000 का कॉलम लेके आ जाइए। कॉलम बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सेल शीट के का डेटा है वो हम सॉफ्टवेयर में फिट करेंगे, तो वहां इसको कंट्रोल इस प्रकार से हम कंट्रोल सी के माध्यम से इसको कॉपी कर लेंगे, और वहां से कंट्रोल वी करके हम वहां पे पेस्ट कर देंगे। 1 मिनट में 0 0 आ गया। वरना आपको अगर 20 एम्प्लॉयज का करेंगे तो 20 में 0 0 फिट करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा उसमें। दूसरी बात यह आप ध्यान रखेंगे कि जैसे किसी एम्प्लॉय को, जैसे फोर्थ क्लास है, एलडीसी है, आपको उन्होंने पेमेंट किया, जैसे 30,000 का पेमेंट किया, टैक्स स्लैब के अंदर वो आ नहीं रहे हैं, टैक्स उनका आप डिडक्ट करते नहीं है। क्योंकि जब तक टैक्स आप डिडक्ट नहीं करेंगे तब तक सीए क्या करता है, उनको ना ही तो 26 एएस का 26 नंबर फॉर्म नंबर 16 देता है, और ना ही 26 एएस में उनका डेटा को दिखाता है सीए। क्योंकि सीए हमेशा उन्हीं का डेटा दिखाएगा जिनका टैक्स है वो डिडक्ट होता है। और हम अपने खुद के स्तर पे अगर क्वार्टरली ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर हमारे कार्यालय के द्वारा 1 रुपया भी अगर हमने दिया है, तो उसको हम शो करेंगे, ताकि एम्प्लॉयज के 26 एएस में वो शो होगा। और हम जैसे ही वित्तीय वर्ष एंड होगा, तो वित्तीय वर्ष के एंड में हम प्रोबेशनर एम्प्लॉयज को भी हम है वो फॉर्म नंबर 16 है वो ट्रेस का फॉर्म नंबर 16 है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स वाले कॉलम में आप जीरो लिख देंगे। अमाउंट तो आपने पेड किया ही है, जो भी ग्राउस अमाउंट आपने, चाहे वो पियोन हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे प्रोबेशनर सेकंड ग्रेड हो, प्रोबेशन में फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, आपको उसने आपको नजर, जैसे थर्ड ग्रेड का एम्प्लॉय आपको 23,700 पेमेंट किया है आपने, टैक्स उनका जीरो डिडक्ट किया है आपने, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सभी सीएस में डेटा जाएगा, आप फॉर्म नंबर 16 देंगे। कल को कोई जैसे ही थर्ड ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो प्रोबेशन कंप्लीट हुआ, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में उसको लोन लेने के लिए बैंक में जाता है, लोन वाले बैंक वाले बोलते हैं कि आप अपने 16 नंबर फॉर्म लेके आइए। अब फॉर्म नंबर 16 वो कहाँ से देंगे आप उनको, क्योंकि आपने ट्रेस पे डेटा आप ऑनलाइन किया नहीं है। फिर आप सिटी और वगैरह का प्राइवेट सॉफ्टवेयर पे आप ढूंढते रहते हैं, वहां से उनको डेटा कलेक्ट करके फिर वो देते हैं। बाकी यहाँ जो हम तैयार करेंगे, अगर आपने यहाँ पे डेटा फिट कर दिया है एम्प्लॉय का, तो हम उनको
ट्रेस्क वाला है वो फॉर्म नंबर 16 देंगे यहाँ से। उनका डेटा अगर अपन ने 26 एएस में शो किया है तो हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि अमाउंट तो हमने पे किया ही है एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे टीडीएस वाले कॉलम के अंदर आप जीरो फिट कर देंगे, ताकि एम्प्लॉय का डेटा वो प्रोसेस हो जाए और 26 एएस के अंदर भी आपका एम्प्लॉय का डेटा है वो शो हो जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके कार्यालय के द्वारा जितना भी अमाउंट है वो पे हो जाए। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन करना चाहूंगा कि जैसे कोई प्रोबेशन में एम्प्लॉय है, या फिर जैसे अगर थर्ड ग्रेड का एम्प्लॉय अगर 33,800 पे भी फिक्स होता है तो भी उसका टैक्स है वो नहीं बनता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही एम्प्लॉय फिक्स हुआ तो आप उसका 10 रुपए टैक्स काट लीजिए। मिनिमम है, आप 100 रुपए भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 10 रुपए का टैक्स अगर आप डिडक्ट करेंगे तो एम्प्लॉय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डेटा आपके यहाँ आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने 10 रुपए का टैक्स काटा है तो पे मैनेजर की जब इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे तो क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर 10 रुपए का टैक्स है वो शो हो जाएगा, वहां पे एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा वहां पे। तो हमने वहां से डेटा को उठाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। क्योंकि ये जो कॉलम के अंदर यहाँ पे अपन एंट्री कर रहे हैं वो इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट से ही कर रहे हैं। ये अब एक बार देखते हैं। देखिए ये इनकम टैक्स का क्वार्टरली रिपोर्ट है, आपने पे मैनेजर से डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने का प्रोसेस हम बता चुके हैं आपको, किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। ध्यान रखें, यहाँ पे समरी ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम ऑफ द क्वार्टर के लिए यहाँ पे अप्रैल अप्रैल, मई का करेंगे तो आप मई टू मई, जून का करेंगे तो जून टू जून, हर महीने का अलग अलग करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको डेटा सही मिलेगा। और आपको अलग अलग मंथ का ही आपको करना है, कि ताकि हर मंथ का आप है वो डेटा वो तैयार करते जाए, ताकि एक साथ आपको 3 मंथ का तैयार नहीं करना पड़े। हड़बड़ाहट में अगर आप करेंगे तो किसी एम्प्लॉय का टैक्स किसी और के चढ़ा देंगे आप, तो कल को 26 में प्रॉब्लम होगा। फिर आप उसको सुधार करते हुए लिए घूमेंगे कि सुधार कैसे, तो सुधार कैसे करें। तो हम ऐसी गलती न करें, इसीलिए ही हम एक्सेल शीट है ये बना रहे हैं। अन्यथा हम डायरेक्ट ही सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को फिट हम कर सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप एक दो बार इसको क्वार्टरली आप ऑनलाइन कर लें, उसके बाद आप डायरेक्ट भी फिट कर लें, कोई उसमें इश्यू नहीं रहेगा। लेकिन पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, आप किसी किसी चीज को सीख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस प्रकार से ये एक्सेल शीट है वो आप है वो तैयार कर लें। तो इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी में आप पैन नंबर एम्प्लॉय का मिलेगा, यहाँ पे नेम मिल जाएगा, और एम्प्लॉय को आपने ग्रोस पेमेंट क्या किया है, जैसे 81,500 किया हमारे नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ग्रोस अमाउंट हर मंथ का नहीं सिलेक्ट करना है आपको, जैसे टोटल अपने 2 पेमेंट किए हैं जैसे एम्प्लॉय को, तो ये फरवरी और मार्च, इस प्रकार से जैसे अप्रैल के अंदर आपने 2 पेमेंट किए हैं एम्प्लॉय को, तो वो 2 पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और उसका नीचे का जो ग्रोस है ये 95,305, ये आपको उठाना है। 95,305 से आपने 7,100 रुपये टैक्स है वो डिडक्ट किया है, तो ये आपको लेना है। ध्यान रखें ये मार्च का है, क्वार्टर फोर्थ का स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आपको यहाँ पे अप्रैल टू अप्रैल मिलेगा, मई टू मई मिलेगा, जून टू जून मिलेगा। ध्यान रखें यहाँ पे जो मंथ लिखा हुआ हो आप उसी मंथ का डेटा है वहां पे फिट करेंगे, अन्यथा क्वार्टरली रिपोर्ट है आपका वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके लिए फिर आप हमें दोष मत दीजिएगा कि आपके बताए अनुसार हम फॉलो कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, और आपका वजह से हमारा क्वार्टरली है वो गलत हो गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप एक एक मंथ का आपको डाउनलोड करना है और उसी को आपको है वो काम में लेना रहेगा। तो ये ग्रोस अमाउंट आप ले लेंगे और ग्रोस से कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ले लेंगे। तो यहाँ जैसे दो एक मंथ के अंदर काम एम्प्लॉय को 2 सैलरी मिली है, जैसे फरवरी का मिला, मार्च का मिला, या फिर एक तो सैलरी मिल गया, ऊपर से सरेंडर मिल गया, या फिर कोई डीए का भुगतान हो गया, या किसी को सैलरी एरियर का भुगतान हो गया, तो एक मंथ में एक एम्प्लॉय को 3 से 4, 2 3 जितना कितना पेमेंट हो सकता है, हमें उसको जितना पेमेंट आपने उस मंथ में ग्रोस पेमेंट किया है उसको आपको लेना है, टोटल वाले कॉलम को उठाना है। यहाँ टोटल के अंदर जो मिलेगा उसके अंदर आगे टैक्स है, वो टैक्स उठा लेंगे और ये ग्रोस अमाउंट उठा लेंगे, ये आपको करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे कर लेंगे एम्प्लॉय का 93,505 रुपये किया और टैक्स एम्प्लॉय का कटा 7100, तो यहाँ पे पैन नंबर लिख लिया आपने, नाम लिख दिया, और ये 93,505 रुपये 7100 का टैक्स डिडक्ट हुआ है। ध्यान रखें ये सीरियल नंबर है, ये आप क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से ले लेंगे। ये जो सीरियल नंबर है ये आप क्वार्टरली रिपोर्ट के हिसाब से ले लेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो कि टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है उसी के हिसाब से ले लेंगे यहाँ से आप पैन नंबर। तो ये पैन नंबर 1 नंबर का पैन नंबर आ गया, डेजिग्नेशन आ गया,
और उसका कितना है 88,000 रुपये, 500 पेमेंट किया आपने, 900 रुपये का टैक्स डिडक्ट हुआ। तो इसमें नहीं, आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसके बाद में जैसे ही आपके जैसे 6 एम्प्लॉय का टैक्स काटा, 6 एम्प्लॉय कंप्लीट हो गए, उसके बाद में कोई प्रोविजनल एम्प्लॉय है, आप उसका टैक्स डिडक्ट नहीं किया हुआ है आपने, तो आप क्या करेंगे, नीचे का 7 नंबर कॉलम दे देंगे, उसका ग्रोस अमाउंट लिख देंगे और उसको आप अमाउंट टैक्स वाले कॉलम में जीरो कर देंगे। क्योंकि यहाँ जो डेटा शो होगा इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट में, वो वही डेटा शो होगा जिसका आपने टैक्स काटा है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय का टैक्स नहीं काटा है, उसका डेटा यहाँ नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एम्प्लॉय को आप किसी भी प्रकार का पेमेंट करें, चाहे सरेंडर पेमेंट करें, चाहे सैलरी पेमेंट करें, सैलरी एरियर पेमेंट करें, उससे आप 10%, 5%, 15%, जो भी आप टैक्स एज ए डी, आपका डीडीओ साहिबान आपको कहें, आप एज ए डीडीओ होने के नाते जितना डिडक्ट करेंगे, वो टैक्स आप डिडक्ट है वो कर लीजिए, ताकि डेटा यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं रहेगा कि एम्प्लॉय को कितना पेमेंट किया है, कितना नहीं किया है। और ताकि ये पेमेंट एज इट इज यूं आएगा, तो GA 55 का ग्रोस का जो पेमेंट है वो भी मैच खा जाएगा। और अगर 26 AS के साथ में GA 55 का ग्रोस मैच नहीं खाता है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके मैच नहीं खाने के अभाव के अंदर भी हम फॉर्म नंबर 16 है वो जनरेट कर लेंगे। वहां इस चीज का कोई इश्यू नहीं रहेगा, इस चीज को लेके कि भी ग्रोस अमाउंट हमें मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो इस प्रकार से आप है ये डेटा है वो निकाल लेंगे। इस प्रकार से सारा अमाउंट है वो इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे इसका। टीडीएस वाले कॉलम में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी टीडीएस डिपॉजिट हो जाए वो कर लेंगे आप। 2 पेमेंट हो तो 2 पेमेंट का यहाँ पे ग्रोस लिख देंगे। उसके बाद में टीडीएस का यहाँ पे ये आप इसमें जो जो ग्रोस टैक्स काटा है वो आ जाएगा, और सरचार्ज वगैरह जीरो जीरो हो ही जाएगा। इस प्रकार से आपको ये अप्रैल मंथ का आप तैयार कर लेंगे। जैसे ही मई का है तो मई का तैयार कर लेंगे, जून का है तो जून का तैयार कर लेंगे। तीनों मंथ का आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में जैसे ही हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तुरंत यहाँ कैसे क्या क्या करेंगे आप, जैसे अप्रैल में हमारे पास 8 आदमी थे, आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C के साथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और तुरंत वहां जाने के बाद में कंट्रोल V के साथ उसमें पेस्ट कर देंगे। कट और पेस्ट करने में 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट के अंदर आपकी क्वार्टरली तैयार हो गई है। एक बार आप कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और बाकी जैसे ही क्वार्टरली फर्स्ट का अपन ऑनलाइन करने के बाद में समय आएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पे भी, आप चिंता मत कीजिए उस चीज को लेके, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको उस चीज को लेके। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये मैं वीडियो पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में करना क्या होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आप CA से ID पासवर्ड भी ले आए, और आप फिर आप हाथ ऊपर उठा दिए कि मेरे से तो ये काम होगा नहीं। फिर आप सीए को जवाब देते फिरेंगे, कि झूठ बोलते फिरेंगे कि हम ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे, या फिर और आप दूसरे बहाने आप ढूंढे। तो उससे बेटर है कि पहले आप समझ लें इन चीजों को। अगर आप ये डेटा वगैरह बनाने में, एक्सेल शीट बनाने में आप किसी प्रकार की असमर्थता नहीं है आपकी, आप सच चाहते हैं कि मैं एक नया काम सीखूं, मैं अपने कार्यालय के लिए जो हम 3,000 से 3,500 रुपये हर साल पेमेंट सीए को करते हैं, मैं उस ना अपने राजकोष में वो पैसा बचाऊं, आप ऐसी फीलिंग रखते हैं, और कुछ कर आप कहते कहते हैं, आप करना चाहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट के लिए, चलो ठीक है 3,000 रुपये तो मैं साल को स्कूल को है वो कार्यालय को बचा के दे रहा हूँ मैं, तो आपका वो छोटा सा सहयोग ये है, वो छोटा छोटा सहयोगी बल्कि है वो अपने सरकार के लिए काफी बड़ा है वो पैसा है वो अमाउंट वो बन जाता है ये। और आप इसके लिए इससे नई चीज भी सीखेंगे आप इससे, कि ताकि आपको किसी प्रकार को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। पहली फायदा तो ये रहेगा कि आपकी प्रोबेशन प्रोबेशन में जो एम्प्लॉय है, आप उनका 16 नंबर फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। आप किसी भी एम्प्लॉय को कोई कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, उसका भी अमाउंट है वो 26 AS में आप दिखा सकते हैं। काफी सारे फायदे रहेंगे इस चीज के लिए आपके, अगर आप करना चाहें तो। तो जैसे ही आप एक्सेल शीट अगर आप तैयार कर लें, ये तो मास्टर डेटा था एक्सेल शीट का, क्वार्टर 1 का ये मास्टर डेटा इस प्रकार तैयार करेंगे आप। और उसके बाद में हर मंथ का 3 मंथ का ये एक्सेल शीट रहेगा आपके पास में, अप्रैल का रहेगा, मई का रहेगा और जून का रहेगा। ये एक बार तैयार करना है। पैन नंबर अगर आपने एक बार फिट कर दिए हैं, तो फिर उसी पैन नंबर को आप कॉपी पेस्ट ही तो करना रहेगा। जैसे एम्प्लॉय को यहाँ से आपके ट्रांसफर होकर चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे 3 नंबर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय को यहाँ से डिलीट कर देंगे, वो एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। कोई नया एम्प्लॉय आया है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे, कि भी नया एम्प्लॉय यहाँ पे आया, तुरंत नंबर दे देंगे, उसके आप डेटा लिख देंगे यहाँ पे। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेटा को इंसर्ट करवाना, डिलीट करना, वो आप टेंशन ही मत लीजिए उस चीज के लिए। जैसे अप्रैल मंथ में एक एम्प्लॉय को आपने पेमेंट किया था, लेकिन मई में वो पेमेंट एम्प्लॉय चला गया, तो आप क्या करेंगे, मई वाले में जाएंगे, और वहाँ वो एम्प्लॉय गया है, जैसे 4 नंबर पे एम्प्लॉय का नाम था, वो राजेश जी हैं, जैसे चला गया है, जैसे राजेश जी चले गए, तो आप क्या करेंगे, राजेश जी के डेटा पे जाएंगे, राजेश जी के डेटा को वहां से डिलीट कर देंगे, बस।
छोटा सा काम है। नए एम्प्लॉय कोई आए हैं, जैसे पता चला कि यहाँ पे फिट होंगे एम्प्लॉय 3 नंबर के बाद में आने हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इंटर कर दे, यहाँ इंसर्ट करवा देंगे उनको। फिर जो एम्प्लॉय आए हैं उनका पैन नंबर, उनका नेम, और बस बाकी डेटा सेम सेम रहेगा। जो पेमेंट आप करेंगे वो पेमेंट और टीडीएस अमाउंट वो आप दिखा देंगे इसमें यहाँ पे। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कॉपी करना रहेगा वो कॉपी हम करेंगे पे मैनेजर वाले से। अभी प्रॉब्लम ये है कि पे मैनेजर के ऊपर इनकम टैक्स क्वार्टरली रिपोर्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पे एक्सेल वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और एक्सेल वगैरह का ऑप्शन जो है अदर फॉर्मेट में जाके है, लेकिन वहां मैंने उसको डाउनलोड करके देख लिया है, वो अपने सॉफ्टवेयर के अनुकूल नहीं है वो। तो आप उसके चक्कर में नहीं पड़े, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप इस मैंने जो बताया है उसी एक्सेल शीट के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपका एचबीए में आप ये काम है, ये काम है वो कर सकते हैं। आज का वीडियो अपन एक्सेल शीट के ऊपर था, ये काम आप कर सकते हैं। तो इससे आगे के जो आईडी फॉरगेट करने की कोशिश करें आप, या फिर जो और प्रोसेस है वो आप करें, क्योंकि आगे जो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं वो तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे यहाँ से, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वीडियो का लंबा होता जा रहा है अपना, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अपन। और जो जैसे ही अपन क्वार्टर फर्स्ट को ऑनलाइन करने की बारी आएगी तो वीडियो हम बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर पे भी हम काम करेंगे, और मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको मंथली कहाँ से डाटा क्या कलेक्ट करना रहेगा। अभी तक अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो ये मान के चलिए आप ऑनलाइन क्वार्टरली ऑनलाइन करने के लिए आप बिल्कुल है वो तैयार हैं। उस चीज के लिए आप वो काम है वो कर सकते हैं। यू कैन डू इट, है ना। तो ये विल पावर ये होना चाहिए इस चीज के लिए। तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।